नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हर इन्वेस्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। यार 2013 या तो 2021 में किसी ने भी अगर आंख बंद करके भी शेयर में इन्वेस्ट किया होता तो उसको भी अच्छा रिटर्न मिल सकता था। क्या इसका मतलब यह है कि हमने पैसे दुगने कर दिए तो हम बहुत ही सक्सेसफुल एंड स्किलफुल इन्वेस्टर्स हैं? शॉर्ट टर्म में तो लक से भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम तक क्या लक साथ देता है? क्या हमेशा सही टाइम पर सही जगह रहना संभव है? तो चलिए शुरू करते हैं इस इम्पोर्टेंट लेसन को समझने की सफर को। हम्फ्री बी नील, जिन्होंने द आर्ट ऑफ कंट्री थिंकिंग लिखी थी, उन्होंने कहा है, इंटेलिजेंस को बुल मार्केट से कंफ्यूज मत करो। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है। देखिए, जब मार्केट तेजी से बढ़ता है तो हमें लगता है कि हमें कोई मैजिक सीख ली है। हम सोचते हैं कि हम अच्छे स्टॉक्स सिलेक्ट कर सकते हैं, जबकि सच्चाई यह होती है कि मार्केट ही ऊपर जा रहा है। इसमें लोग अपनी सक्सेस का इम्पोर्टेंस अपनी स्किल्स को देते हैं और अनसक्सेस का इम्पोर्टेंस एक्सटर्नल फैक्टर्स को। मिस्टर जेरी, जो 1957 में फिडेलिटी कैपिटल फंड के फंड मैनेजर थे, उस समय हर कोई देख रहा था कि वह क्या कर रहा है। वह फास्ट से शेयरों की ट्रेडिंग करते थे। जो शेयर तेजी से बढ़ रहा हो उसको खरीद लेते थे, और जब शेयर मार्केट से कम तेजी से बढ़ने लगे तो उसको बेच के दूसरे शेयर परचेस कर लेते थे। यह 1968 से 1985 के बीच मिस्टर जेरी ने मार्केट को अच्छे से आउट परफॉर्म कर दिया। यह 1966 में उन्होंने फिडेलिटी ग्रोथ फंड में $5.1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया था। यह 1960 के दौरान मिस्टर जेरी के पोर्टफोलियो में पोलाराइड, इंटेल और टीएमसी जैसे शेयर्स थे। इन शेयरों की वैल्यू उनके अर्निंग ग्रोथ के कंपैरिजन में 50 टाइम्स से भी ज्यादा थी। यूनिवर्सिटी कंप्यूटिंग, मेगावट डेटा और फ्रेंचाइजर सेमीकंडक्टर जैसे अन्य शेयर्स भी उनके पोर्टफोलियो में थे। लेकिन जब मार्केट में क्रैश आया तो वो लोग पूरी तरह से तैयार नहीं थे। यह 1969 तक वॉल स्ट्रीट पर आधे से अधिक सेल्समैन यह 1962 के बाद से ही इस बिजनेस में थे। उन्होंने केवल तेजी वाले मार्केट को ही देखा था। जब शेयर्स में डाउनफॉल स्टार्ट हुआ तो सबसे तेजी से बनने वाले शेयर सबसे तेजी से गिरने लगे, जैसे कि नेशनल स्टूडेंट मार्केटिंग, जिसके 1,22,000 शेयर्स मिस्टर जेरी ने $5 मिलियन में खरीदे थे। दिसंबर 1969 में $140 से गिरकर जुलाई 1970 में $3.50 हो गया। यह 1969-70 में क्रैश में वह लॉस $300 मिलियन तक पहुंच गया था। हमें हमेशा मार्केट में डाउनफॉल के लिए तैयार रहना चाहिए, एंड हमें तेजी के टाइम पर जो स्टॉक्स मार्केट में हॉट फेवरेट होते हैं उससे दूर रहना चाहिए। जब मार्केट तेजी में होता है तो लोग सिर्फ रिटर्न्स के बारे में ही बात करते हैं एंड रिस्क के बारे में बात करना बंद कर देते हैं। यह एटीट्यूड मार्केट के लिए डेंजरियस साबित होता है, और यह एक मंदी का इम्पोर्टेंट रीजंस भी बनाता है। मिस्टर जेरी को लगता था कि वो मार्केट के मूव्स को समझ सकते हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर जाएंगे। बट हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मार्केट को कोई नहीं समझ सकता, बस हमें प्रिपेयर रहना पड़ता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर बार ग्रेट कंपनीज ग्रेट इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। अब हम इन्फोसिस को ही देख लें, जो इंडियन मार्केट में वन ऑफ द बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर कंपनी है। अगर किसी ने मार्च 2000 के टाइम पर इन्फोसिस को उसके लो प्राइस यानी कि ₹275 पर परचेस किया होता, देन अब तक में 25 इयर्स में सिर्फ 8.1% का रिटर्न बना है। एंड मार्च 2000 के हाई पर अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो अब तक में वो 6.2% के एगर से ही रिटर्न बना होता। जबकि इन्फोसिस ने FY 2000 से अब तक में 23% केगर का सेल्स ग्रोथ, 20% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ एंड 19.8% केगर का पेट ग्रोथ पोस्ट किया है।
मिस्टर जेरी ने 10 अच्छे गेम खेले थे। वो जितनी जोर से बॉल फेंक सकते थे उतने फेंकते थे, एंड वो वर्क करता था उनके लिए। उससे एक बात साफ होती है, बुल मार्केट में सभी जहाज तैरते हैं। यानी जब मार्केट अच्छा चल रहा हो तो हर इन्वेस्टमेंट अच्छा दिखता है, लेकिन जब बाजार गिरता है तो एक्चुअल टेस्ट होता है सही इन्वेस्टर होने का। कभी कभी कोई पर्सन रिस्की बेट लगाता है और अचानक से ही सक्सेस हो जाता है। लोग उसे जीनियस कहने लगते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि यह सक्सेस लक की वजह से मिली है, ना तो उसकी स्किल की वजह से। इन्वेस्टमेंट का डिसीजन फ्यूचर पर डिपेंड करता है, और जैसा कि हम सब जानते हैं फ्यूचर अनसर्टेन होता है। ऐसे में लक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमें अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में लक के इफेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हम रशियन रोलेट खेल के कमाए गए $10 मिलियन का वैल्यू किसी प्रोफेशन से एफर्ट से कमाए गए $10 मिलियन से बराबर नहीं कर सकते। दोनों से हम शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन एक की डिपेंडेंसी लक पर ज्यादा है। एक्सटर्नल पर्सन की नज़र में दोनों इक्वल हो गए, लेकिन रियल में दोनों में डिफरेंस है। कई आउटकम हमें दिखाई देती है, लेकिन हमें उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। अगर किसी ने हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट किया और उसे अच्छा रिजल्ट मिला, तो हम कह सकते हैं कि यह लक की रीजन से मिला है, न कि उसकी स्किल के कारण। लेकिन लोग इसे अपनी स्किल मान लेते हैं और लक को ही नज़रअंदाज कर देते हैं। क्रिकेट में बैट्समैन को आउट करने के लिए बॉलर जब बॉल डालता है, अगर वह बॉल स्टंप की बजाय बिना बैट को टच किए बाउंड्री लाइन पार कर जाती है, तो यह बैट्समैन की स्किल नहीं बल्कि लक का खेल है। दोस्तों, यह समझना बहुत जरूरी है कि सक्सेस में एफर्ट्स के साथ स्किल के साथ लक भी इम्पोर्टेंट होता है। हमें अपनी अचीवमेंट्स को एक्सेप्ट करें, लेकिन साथ में यह भी याद रखें कि लक ने भी हमारा साथ दिया है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि सही समय पर सही जगह होने से रिटर्न मिल सकता है। क्या यह सच है? क्या हम लक को स्किल समझ लेते हैं? जब चीजें अच्छी चल रही होती है तो लक भी स्किल जैसा लगता है। हम लक से मिले अच्छे रिटर्न को अपना स्किल का रिजल्ट समझ देते हैं। दोस्तों, लक का भी अपना कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एफर्ट्स और स्किल को इग्नोर कर दें। इन्वेस्टमेंट के डिसीजन सोच समझ कर लेने चाहिए और रिस्क को समझते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू।